नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल, परेशानियां, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुना रहे हैं। कहानी क्या ये एक अनुभव है जो मेरे दादाजी ने बचपन में हमारे साथ शेयर किया था। आज मैं वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात 70 के दशक की है। उस समय का जमाना आज से बिल्कुल अलग था। न मोबाइल, न बड़ी बड़ी गाड़ियां और ज्यादातर क्षेत्रों में तो मूलभूत सुविधाएं भी ना के बराबर ही थीं। अगर किसी घर में एक दोपहिया वाहन हो तो उसे भी बहुत अमीर माना जाता था। यकीन करो दोस्तों, उस समय एक स्कूटर खरीदने के लिए सालों की वेटिंग लिस्ट थी और वो भी लकी ड्रा के बाद आप खरीद सकते थे। घरों में ज्यादातर लोग साइकिल का ही प्रयोग करते थे और साइकिल होना भी एक गर्व की बात थी। उस समय मेरे दादाजी हरियाणा के अंबाला शहर के पास एक छोटे से गांव में हमारे परिवार के साथ रहते थे। दादाजी की शहर में एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। वो सुबह 5 बजे घर से निकलकर 6 बजे तक शहर में पहुंचकर अपनी दुकान खोल लेते थे और शाम को 6 बजे दुकान बंद करके 7 बजे तक घर पहुंच जाते थे। ये रोज की उनकी दिनचर्या थी। उस समय मेरे पापा, चाचा जी और दादी ही घर में रहते थे। बुआ की शादी हो चुकी थी। दादाजी के वैसे तो कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर रघुनाथ, जो कि गांव में ही रहता था, वही दादाजी का एक दोस्त था। रघु शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और सुबह वो दादाजी के साथ ही शहर जाता और छुट्टी के बाद दादाजी के साथ अपनी साइकिल पर वापस आ जाता था। शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक तो हाईवे से होते हुए और दूसरा रास्ता तंग पुरानी सड़क से होकर गुजरता था, जो कि एक रेलवे लाइन के साथ चलती थी। हाईवे पर हमेशा यातायात के साधनों का आवागमन होता रहता था। वहीं वो तंग सड़क हमेशा से ही सुनसान रहती थी, पर उस रास्ते से दूरी कम से कम 5 किलोमीटर कम हो जाती थी। दादाजी हमेशा से ही हाईवे वाले रास्ते से ही जाते थे। फिर रघु भी उनके साथ जाने लगा तो एक दिन रघु बोलता है, रामलाल, तुम वो रेलवे लाइन के साथ वाले छोटे रास्ते से क्यों नहीं जाते? वो रास्ता काफी समय बचा देता है और तेज रफ्तार वाहनों से भी सुरक्षित है। दरअसल उस रास्ते में एक पुराना 150-200 साल पुराना कब्रिस्तान था, इसीलिए दादाजी उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे। वो रघु को बोलते हैं, यार, उस रास्ते में एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में कभी कभी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, तो ऐसे में अच्छा यही है कि उस रास्ते से ना ही जाया जाए। इस पर रघु मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या रामलाल, तुम भी इन सब दकियानूसी बातों में विश्वास करते हो? मैं तो जब भी शहर जाता हूं उसी रास्ते से ही जाता हूं। अब जब मेरी नौकरी शहर में ही लग गई है तो भाई मैं तो इस शॉर्टकट ही जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। अगर हम 2 लोग होंगे तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी सोचते हैं, बात तो ठीक है, इस रास्ते से जल्दी शहर पहुंच जाएंगे और थकान भी कम होगी। उस दिन के बाद दादाजी और रघु उसी छोटे रास्ते से शहर आने जाने लगते हैं। रास्ता तो छोटा था, पर दादाजी को हमेशा कब्रिस्तान से होकर जाने में घबराहट होती थी। सुबह तो फिर भी ठीक था, पर शाम को 6-7 बजे वो कब्रिस्तान एकदम से अलग ही दिखाई देता था। लेकिन साथ में रघु था तो बातें करते हुए वो घर आ जाते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए और दादाजी का डर काफी हद तक खत्म हो गया था और उस कब्रिस्तान से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं थी। हर रविवार को रघु को फैक्ट्री में छुट्टी होती थी, तो उस दिन दादाजी हाईवे के रास्ते से ही आते जाते थे। अभी भी वो अकेले उस कब्रिस्तान के रास्ते से अकेले जाने से घबराते थे और कभी अगर रघु छुट्टी पर होता तो भी दादाजी हाईवे के रास्ते से ही जाते थे। समय बीतने के साथ ही दादाजी की दुकान अच्छी चलने लगी और ये छोटी दुकान कम पड़ने लगी, तो उन्होंने उस दुकान के बगल में खाली एक और दुकान किराए पर ली और दोनों दुकानों को मिलाकर एक बड़ी दुकान बना ली। काम अच्छा खासा चल रहा था तो उन्होंने एक नौकर भी दुकान पर रख लिया था। दुकान में ज्यादा ग्राहक होने के कारण कभी कभी दुकान बंद करने में देर हो जाती थी, तो रघु फैक्ट्री से छुट्टी होते ही दुकान पर पहुंच जाता था और दुकान के पास ही चाय की टपरी पर दादाजी के खाते से चाय पीते हुए दादाजी का इंतजार करता था और दुकान बंद होने के बाद दादाजी और रघु वापस गांव आ जाते थे।
पहले दादाजी ठीक शाम 6 बजे तक दुकान बंद कर देते थे, तो अब ज्यादा ग्राहक होने के कारण 6:30 तो आराम से ही बज जाते थे और कभी कभी 7 भी बज जाते थे और घर पहुंचते 7:30 या 8 बज जाते थे। दादी दादाजी से कहती हैं, अजी सुनिए, भगवान की दया से अब लड़के बड़े हो रहे हैं और व्यापार भी ठीक चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि दुकान 6 बजे तक बढ़ा दिया कीजिए। सर्दियों के दिन है और जल्दी अंधेरा हो जाता है और आप वो मनहूस कब्रिस्तान के रास्ते से आते हैं। मेरा तो जी बहुत घबराता है। आप जल्दी आ जाया कीजिए या फिर हाईवे वाले रास्ते से आया करें। इस पर दादाजी कहते हैं, भाग्यवान बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ सका, पर मेरा यह सपना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें और बड़े आदमी बने। गांव में सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ने में इतने होशियार हैं और इस साल रमेश कॉलेज में चला जाएगा तो हमें आमदनी बढ़ानी होगी। वैसे रघु मेरे साथ ही होता है तो तू फिक्र मत किया कर, और अगर मैं अकेला होता हूं तो हाईवे वाले रास्ते से ही आता हूं। बात आई गई हो गई और दिवाली पास आ रही थी और दुकान पर हमेशा ही ग्राहकों की काफी भीड़ रहती थी, तो दुकान बंद होने में 7 बजना आम बात हो गई थी। उस समय ज्यादातर दुकानें जल्दी ही बंद हो जाती थीं। ज्यादातर दुकानें 5-6 बजे तक बंद हो जाती थीं और ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक। आज की तरह नहीं कि आधी रात को भी कई दुकानें खुली रहती हैं और कई तो 24 घंटे खुली रहती हैं। और अब तो डिलीवरी एप्स आ जाने के बाद तो जो चाहिए कुछ ही मिनटों में आपके घर डिलीवर हो जाता है। उस समय तो कोई इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग सादा जीवन जीते थे और खुश थे। ना आजकल की भागम भाग और वर्कलोड। तो उन दिनों दादाजी को घर वापस आने में ज्यादातर रात के 8 बज ही जाते थे। दिवाली पास आती जा रही थी और दुकान पर काफी भीड़ रहती थी। दिवाली से कुछ दिन पहले रघु की फैक्ट्री में छुट्टियां हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्कर दूर देहात से इस शहर में काम करने आते थे और दिवाली के आसपास वो अपने गांव अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए चले जाते थे। तो फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री को 8-10 दिन के लिए बंद रखता था। इस कारण रघु अब घर पर ही रहता है और दादाजी अकेले ही शहर से आना जाना करते थे। वो हमेशा हाईवे वाले रास्ते से ही आते जाते हैं। अब दिवाली को केवल 2 ही दिन रह जाते हैं और दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ था, और ऐसे में एक व्यापारी होने के कारण त्योहारों में हो रही कमाई को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो पिछले 1-2 दिन से दादाजी शाम के 7-7:30 बजे दुकान बंद करते थे। दिवाली से 1 दिन पहले बहुत ज्यादा ग्राहक होने के कारण समय का पता ही नहीं चलता और रात के 8 बज जाते हैं। दादाजी अपने नौकर को दिवाली का बोनस और कुछ मिठाई देने के बाद दुकान बंद कर देते हैं, और काफी सारी मिठाई उन्होंने घर के लिए भी पहले से खरीद रखी थी। वो उन मिठाइयों के डिब्बे अपने साइकिल के कैरियर से बांधकर घर की तरफ निकल जाते हैं। इस समय रात के 8:30 बज चुके थे, तो दादाजी अपने आप से बोलते हैं, आज तो बहुत ही देर हो गई है। घर में भाग्यवान और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं हाईवे के रास्ते से जाता हूं तो करीब 10 बजे घर पहुंचूंगा। अगर मैं आज रात ये छोटा रास्ता ले लूं तो आधे घंटे में गांव पहुंच जाऊंगा। वैसे भी कितने महीनों से तो मैं रघु के साथ इसी रास्ते से जा ही रहा था। वहां पर डरने जैसी कोई बात तो नहीं है। ये सोचकर दादाजी उस कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, दोस्तों की दिवाली अमावस की रात को होती है और दिवाली से 1-2 दिन पहले और बाद आसमान में चांद नजर नहीं आता। ऐसी काली रात में दादाजी घर की तरफ निकल जाते हैं। शहर में तो दिवाली के कारण सड़कों में थोड़ी चहल पहल थी, पर शहर से बाहर निकलते हैं उस सुनसान सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही दादाजी उस सड़क को देखते हैं तो एक पल के लिए रुक जाते हैं। काली रात में आज वो सड़क एकदम से अलग लग रही थी। दादाजी के मन से एक आवाज आ रही थी कि क्या इस रास्ते से जाना सुरक्षित है। पर अब तक तकरीबन 9 बज चुके थे और अगर इस रास्ते से जाएं तो 15-20 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे, और अगर हाईवे से जाया जाए तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। से सोचकर दादाजी उस सुनसान सड़क पर अपना साइकिल चलाने लगते हैं। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, पर दादाजी अंदाजे से बस सड़क पर चले जा रहे थे। दूर सियारों के रोने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं पेड़ों पर बैठे उल्लुओं की आवाज रात को और भी डरावना बना रहे थे। दादाजी हिम्मत करते हुए बस आगे बढ़ रहे थे।
इतनी देर में वो कब्रिस्तान भी आ गया। कब्रिस्तान को इस काली रात में देखकर दादाजी का कलेजा मुंह को आने लगा, पर अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो दादाजी ने मन कड़ा करके साइकिल के पैडल तेजी से मारने शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में भी कब्रों पर लगे सफेद पत्थर दिखाई दे रहे थे, जो वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। कब्रों के आसपास बहुत सी झाड़ियां उगी हुई थीं। सालों से उस कब्रिस्तान में कोई चौकीदार या केयरटेकर नहीं था। इस कारण कब्रों पर भी कई जगह पेड़ और झाड़ियां उगाई थीं। पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे। सच में यह दृश्य देखकर किसी कमजोर दिल के व्यक्ति को तो दिल का दौरा ही पड़ जाए। अब तो दादाजी को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि वो इस रास्ते से आए ही क्यों, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वो अब कब्रिस्तान के बीचों बीच थे, तो पीछे भी जा नहीं सकते थे। फिर पीछे झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आती है और दादाजी का दिल बैठने लगता है। तभी उन्हें अपना साइकिल अचानक से भारी महसूस होने लगा, जैसे कि कोई या तो साइकिल को पीछे से खींच रहा हो या फिर कोई बहुत ही वजनदार चीज साइकिल पर रख दी गई हो। दादाजी मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगे, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि कुछ भयानक होने वाला है। वो उस पल को कोसने लगे जिस पल उन्होंने इस रास्ते से आने का फैसला किया था। साइकिल और भी भारी हो रहा था और उन्हें पैडल मारने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी। वो बस भगवान का नाम लेते हुए चल रहे थे। तभी उन्हें पीछे से रघु की आवाज आती है, अरे रामलाल रुको, मैं भी आ रहा हूं। एक पल के लिए तो दादाजी ठिठक कर रुकने वाले होते हैं, फिर उन्हें ख्याल आता है कि इतनी रात को रघु यहां क्या कर रहा होगा। उन्हें इतना अंदाजा हो जाता है कि ये रघु नहीं हो सकता, तो वो नहीं रुकते। रघु फिर से पीछे से आवाज लगता है, रामलाल रुको मेरे लिए, मेरा साइकिल पंचर हो गया है और मेरी मदद करो। ये सुनकर भी दादाजी न तो रुकते हैं और न ही पीछे मुड़कर देखते हैं। इतने में उन्हें पीछे से किसी के बहुत ही गुस्से में गुर्राने की आवाज आती है। दादाजी को यह पता था कि अगर कोई भूत प्रेत या छलावा अगर पीछे तो आपको आवाज दे या फिर आपका ध्यान पीछे खींचे, तो मुड़कर पीछे नहीं देखना है। जब तक आप पीछे नहीं देखेंगे तब तक आपके बचने की उम्मीद है। यह सोचकर दादाजी अपने मन में सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं देखूंगा। फिर उन्हें पीछे से आवाज आती है, मैं कहता हूं रुक जा। आवाज इतनी डरावनी थी कि नसों में बहता खून भी जम जाए। ये आवाज सुनकर दादाजी के पसीने छूटने लगते हैं, पर अपनी बात पर अडिग दादाजी जैसे आगे बढ़ते रहते हैं। एक तो इतना डरावना माहौल और उस पे साइकिल ऐसा की जैसे उस पर टनों के बराबर बोझ लदा हो। अचानक पीछे से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, जैसे वो गुस्से में चीख रही हो। दादाजी को अब अंदाजा हो गया था कि पीछे केवल एक ही आत्मा या भूत नहीं है, बल्कि बहुत सारे भूत हैं। अलग अलग से चीखने, चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। एक पल को तो दादाजी ने सोचा कि आज उनकी मौत पक्की है। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आज बचा लो, मैं आज के बाद इस मनहूस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा। फिर उन्हें ख्याल आता है कि उनके साइकिल के पीछे मिठाइयां बांधी हैं, जिसकी खुशबू के कारण भी ये प्रेतात्माएं उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। दोस्तों, अभी आपको ये बताता चलूं कि ये माना जाता है कि आत्माएं मिठाई और मांस मछली की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। दूसरी चीज जो इन आत्माओं को आकर्षित करती है वो है तेज खुशबू। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को परफ्यूम वगैरह लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए। पता नहीं कौन सी नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। ये ख्याल आते ही दादाजी बिना मुड़े अपने हाथ पीछे करके वो मिठाइयों के डिब्बे साइकिल के कैरियर से खोलकर पीछे फेंक देते हैं। और जैसे ही मिठाई नीचे गिरती है, पीछे से ऐसी आवाज आती है कि जैसे बहुत से वहशी जानवर किसी खाने के वस्तु पर टूट पड़े हों। फिर एक बार दादाजी साइकिल चलाने लगते हैं और इस बार साइकिल काफी हल्का महसूस होता है, जैसे कि वो पहले वाला भारी वजन हट गया हो। दादाजी को कुछ राहत महसूस होती है, पर अभी भी दादाजी की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी साइकिल के पीछे पीछे तेजी भारी कदमों से चल रहा हो। उन्हें पीछे से वही पहले वाली डरावनी आवाज आती है और वो गुर्राते हुए बोलता है, मुझे तेरी ये मिठाई नहीं, तेरा खून चाहिए। आज तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। दादाजी का दिल बैठा जा रहा था, पर वो मुड़कर पीछे नहीं देखते। कब्रिस्तान की सीमा लगभग खत्म होने वाली थी,
तो दादाजी तेजी से पैडल मार रहे थे, पर सड़क ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से साइकिल तेजी से नहीं चल रही थी। फिर अचानक दादाजी की साइकिल का पहिया किसी पत्थर से टकराता है और दादाजी नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही दादाजी का सिर पीछे की तरफ घूम जाता है और जो उन्हें नजर आता है वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। कोई 10-12 फुट का एक डरावना शैतान उनके सामने खड़ा था। गला सड़ा शरीर जिसमें हड्डियां बाहर झलक रही थीं, लंबे गंदे दांत और उंगलियों जितने लंबे नाखून और चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी। दादाजी को अपने शिकंजे में अब फंसा देखकर वो बहुत ही डरावनी आवाज में हंसता है और बोलता है, अब तू मेरा शिकार है। बहुत सालों के बाद आज मैं खून पीऊंगा। दादाजी को अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो पिशाच अपना हाथ आगे बढ़ाकर दादाजी की गर्दन पकड़ने ही वाला होता ही कि दादाजी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें रेलगाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज आती है और वो आंखें खोलते हैं। कब्रिस्तान के बीचों बीच रेल की पटरी गुजरती थी और उसी पटरी पर रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। तभी रेलगाड़ी के तेज हेडलाइट की रोशनी उस शैतान पर पड़ती है और वो अचानक गायब हो जाता है। दादाजी तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं और तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक वो उस मनहूस रास्ते से निकल नहीं पाए। पीछे दूर उन्हें गुर्राने और गुस्से में चीखने की आवाजें आ रही थीं, पर दादाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी साइकिल भी वो वहीं छोड़ गए जो अगले दिन उन्होंने गांव के कुछ लोगों के साथ आकर ली। उस सड़क से निकलते कर गांव की सीमा आते ही दादाजी वहीं जमीन पर लेट गए और जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर पास में ही मौजूद गांव वाले अपने घरों से निकलकर उनके पास आते हैं। वहीं उन घरों में एक घर रघु का भी था। वो भी घर से निकलकर दादाजी के पास आता है और पूछता है, रामलाल क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो? दादाजी सारी घटना उन लोगों को बताते हैं। गांव वालों को तो जैसे सुनकर झटका लगता है। रघु और कुछ गांव वाले दादाजी को पानी देते हैं और घर ले आते हैं। उनकी ये हालत देखकर दादी रोने लगाती हैं। पापा और चाचा जी उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं और रघु पापा और चाचा जी को सारी बात बताता है। अगले 3-4 दिन दादाजी को बहुत तेज बुखार होता है। दादी घर में हवन कराती हैं और कुछ दिन बाद दादाजी ठीक हो जाते हैं। उस घटना के बाद दादाजी हमेशा हाईवे वाले रास्ते से ही शहर जाते हैं। रघु और दूसरे गांव वाले भी अब पूरी तरह से उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। दादाजी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर जब तक वो जिंदा थे हर दिन अपनी जान बचने के लिए भगवान का धन्यवाद करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ बीती एक सच्ची कहानी। कहानी बिल्कुल सच है, बस मैंने कुछ बदलाव करके कहानी को और डरावनी बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह कहानी शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाए ताकि हम और भी अच्छी कहानियां आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई डरावनी घटना हुई है और आप दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन या ईमेल पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। कृपया अपना नाम और अपनी लोकेशन भी शेयर करें ताकि हम स्टोरी में आपका नाम और लोकेशन बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर से अगली कहानी में मिलने का वादा करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।